बहू मेरी है, तेरी नहीं। अमर और खुशी की लव मैरिज हुई थी, जिस वजह से खुशी की सास सुमित्रा खुशी को नापसंद करती थी। वहीं दूसरी ओर अमर भी खुशी से थोड़ा डरा डरा सा रहता था। ऐसे ही एक दिन, खुशी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, क्या तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगी आज? मेरा नाम बस खुशी है, जिंदगी में तो मेरे दुख ही दुख भरा है। और तुमने शादी से पहले क्या कहा था कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे, पर शायद नॉक साइलेंट था, इसलिए तुमने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरे पापा कितने अच्छे घर से रिश्ता लेकर आ रहे थे मेरे लिए, और मैंने इस सबको ना पसंद करके तुम्हें पसंद कर लिया। तुमसे तो मैं कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अब ऐसे मुंह मत बनाओ, कर देती हूँ इस्त्री, जाकर तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी माँ मेरा खून पी जाएगी। इतना बोलकर खुशी जैसे ही अमर के कपड़े इस्त्री करने बैठती है कि तभी सुमित्रा खुशी को आवाज देती है। अरे ओ खुशी बहू, कहाँ मर गई? तेरी सुबह नहीं होती क्या 9 बजे से पहले? इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मैंने ला कर दी थी इस लड़के को, पर इसे पसंद भी आई तो यह लड़की, जिसका सिर्फ नाम खुशी है, पर ना कभी खुद खुश रहती है और ना कभी किसी और को खुश रहने देती है। अरे बाबा, क्या करूं? कपड़े इस्त्री करूं या पहले माँ जी की बातों को सुनूं? हाँ, एक काम करती हूँ, कपड़ों को छोड़ देती हूँ, पहले माँ जी की बात ही सुन लेती हूँ, वरना ये मेरी खाट खड़ी कर देगी। अब खुशी कपड़े इस्त्री ना करके भागी भागी अपनी सास के पास जाती है, जहाँ उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। बहू, इस तरह से घर संभाला जाता है? तेरे घर वालों ने तुझे घर के काम करने नहीं सिखाए क्या? उन्होंने कभी तुझे बताया नहीं कि ससुराल में कैसे रहते हैं, ससुराल की जिम्मेदारी कैसे संभालते हैं? माँ जी, मैं बस आ ही रही थी। दरअसल अमर जी को ना ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो उनके कपड़े इस्त्री करने लगी थी। हे भगवान, देखो तो जरा, इस लड़की में जरा भी शर्म नहीं है, कैसे मेरे सामने अपने पति का नाम ले रही है। अरे बहू, हमारे घर की औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती। कहा जाता है कि पति का नाम लेना अशुभ होता है। पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। तू क्या चाहती है, तेरे पति की आयु कम हो जाए? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं अब फिर कभी उनका नाम नहीं लूंगी बस। हाँ ठीक है, वैसे भी तुझे ना बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब जाकर मेरे बेटे के लिए खाना बना दे, बेचारा कल रात को भी खाना नहीं खा पाया था ढंग से। खुशी सुबह सुबह अपनी सास की बातें सुनकर रसोई के कामों में लग जाती है और अमर के कपड़े इस्त्री करना भूल जाती है। जिसके बाद अमर उन कपड़ों को वैसे ही पहन लेता है और घर से ऑफिस के लिए जाने लगता है। अपने बेटे के सिकुड़े कपड़े देखकर सुमित्रा अमर के सामने ही खुशी को डांटने लगती है। बहू, हमारा ना सही अपने पति का ही ख्याल रख लिया कर। अरे कपड़े धोने सुखाने के बाद हाथ लगे इस्त्री भी कर दिया कर। देख, तेरी वजह से मेरा बेटा कैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहा है। माँ जी, मैंने आपको सुबह बताया तो था, मैं इन्हीं के कपड़े प्रेस कर रही थी, इसलिए मुझे नीचे आने में थोड़ी देर हो गई थी। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है बहू, कितने कपड़े तूने इस्त्री करे हैं। बस बहाने मरवा लो, एक नंबर की काम चोर है तू। देख, अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। सुबह 6 बजे उठना है, और रही बात कपड़ों की, तो जाते हुए कपड़े इस्त्री नहीं करने, रात को सोने से पहले सारे कपड़े इस्त्री करने। बेटा, आज तो तू ऐसे ही चला जा, तेरी बीवी को मैं सीधा करती हूँ। खुशी को डांट खाता देख अमर को हंसी आने लगती है और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। अमर को हंसता देख खुशी को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी खुशी कर भी क्या सकती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था और सब्जी में नमक तेज होने की वजह से एक बार फिर खुशी को अपनी सास की फटकार सुननी पड़ती है। बहू, आज की सब्जी खाकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे तूने सारा गुस्सा इसी में झोंक दिया हो। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अरे सब समझ में आ जाएगा, एक बार अपने हाथ की बनाई हुई सब्जी खुद खा कर तो देख। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तूने सब्जी में नमक डाला है या नमक को ही सब्जी में डाल दिया। घर में राशन की कमी नहीं है, इसलिए तू सोच रही है कि एक बार में ही खत्म कर दो सब कुछ। क्यों? सही कहा ना मैंने? माँ जी, पहली बार ऐसा हुआ है, और कभी कभी खाने में नमक कम तेज तो हो ही जाता है। वाह प्रभु वाह, क्या बहू दिया तूने मुझे। एक तो इस कलमुही को कुछ आता नहीं, और अगर मैं कभी कुछ कह दूं या सिखा दूं तो मुझसे ही जुबान चलाने लगती है। अरे बहू, अगर इतना ही जुबान चलाने का शौक हो ना तो अपने मायके चली जा, यहाँ तेरी कोई सुनने वाला नहीं है, समझी? माफ कर दीजिए माँ जी।
एक बार फिर खुशी को सुमित्रा से डांट खाता देख अमर को अच्छा लगता है और अब उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी खुशी को डांटने के मौके ढूंढने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू कल एकादशी है, मैं सोच रही हूँ घर में छोटी सी पूजा करवा लूं। कल की सारी जिम्मेदारी तेरी है, तो जो भी करना सोच समझ कर करना और ध्यान से करना। और अगर इस बार कोई गलती हुई ना तो तेरी खैर नहीं। जी माँ जी। सुमित्रा खुशी को धमका कर चली जाती है पर उसे कुछ बताती नहीं कि एकादशी में क्या किया जाता है और बेचारी खुशी इस बात से अनजान थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और ना ही उसकी हिम्मत होती है कि वो अपनी सास से कुछ पूछ पाए। अब खुशी पूरे दिन परेशान रहती है। उसको परेशान देख अमर कहता है, अरे क्या हो गया खुशी डार्लिंग, आज तुम्हारे चेहरे की खुशी कहाँ चली गई? जब से इस घर में आई हूँ ना तब से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है ही कहाँ। मुझे तो डर लग रहा है कि कल क्या होगा। कल एकादशी है, माँ जी पूजा करने वाली है और मुझे एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माँ जी फिर मुझे खरी खोटी सुनाएंगी। खुशी को डरा हुआ देखकर अमर समझ जाता है कि अब वो खुशी को कैसे काबू में रख सकता है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो भी अपनी माँ की तरह खुशी को डांट कर काबू में रखेगा। अब अगले दिन एकादशी वाले दिन वही होता है जिस बात का खुशी को डर था। हे भगवान, आज एकादशी है, थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है और बहू तो ने कुछ नहीं किया अब तक। माँ जी मुझे एकादशी की पूजा के बारे में कुछ पता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाए, पर मुझे जितना समझ में आया मैंने उतनी तैयारी कर दी। आप मुझे एक बार बता दीजिए ना और क्या क्या चाहिए, उसकी एक लिस्ट दे दीजिए, मैं 5 मिनट में सारा इंतजाम कर दूंगी। अरे अगर तुझे कुछ पता नहीं था तो तुम मुझसे कल ही पूछ लेती। आज पूजा है और तुम मुझसे अब पूछ रही है। अरे गलती की मैंने तुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर करम फूट गए मेरे, जो तुझ जैसी बहू पाई। अब रहने दे, तू खुद सारा काम कर लूंगी मैं। एक बार फिर सुमित्रा खुशी को डांट देती है। आज खुशी का मूड बहुत खराब था। वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है जहां अमर भी खुशी को डांटने की फिराक में था। खुशी को अकेले बैठा देख अमर खुशी से कहता है, अरे खुशी, कल मैंने यहीं पर गाड़ी की चाबी रखी थी और तुमसे कहा था कि गाड़ी की चाबी को संभाल कर रखना। कहाँ रखी गाड़ी की चाबी? मिल ही नहीं रही। मैंने नहीं देखी तुम्हारी चाबी, और तुमने जहाँ रखी होगी वहीं होगी, एक बार अच्छे से देख लो। क्या अच्छे से देख लूं? तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? पूरा दिन घर में बैठकर फोन चलाना और टीवी देखना आता है। तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमसे नहीं होता। तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ मैं। बस करो अमर, तुम शादी करके तुम नहीं, मैं पछता रही हूँ। जिसको देखो वो मुझे घर में सुनाता जा रहा है और तुमसे तो मुझे ये उम्मीद जरा भी नहीं थी। मैं माँ जी की इसलिए सुनती हूँ क्योंकि माँ जी मुझसे नाराज है, पर तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। अब तुम भी मुझे डांटने का मौका ढूंढ रहे हो। और अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना तो तुम्हें बता देती हूँ, मुझे सिर्फ माँ जी ही डांट सकती है और कोई नहीं, समझे? खुद ढूंढो अपनी चाबी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, बीवी हूँ। खुशी अमर को सुनाकर कमरे से बाहर जा रही थी कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। आज पहली बार सुमित्रा अपनी बहू की ना सुनकर अपने बेटे को सुनाते हुए कहती है, बहू बिल्कुल सही कह रही है। खुशी बहू मेरी है, सिर्फ उसे मैं डांट सकती हूँ, तू नहीं, समझा? इसलिए अपना काम खुद करना सीख ले। और बहू तू मेरे साथ पूजा में बैठने चल। माँ मैं डांट नहीं रहा था, मैं तो बस ये कह रहा था कि एक चाबी खो गई तो क्या हुआ, दूसरी चाबी भी तो रखी है। अच्छा मैं चलता हूँ, आपने जो सामान मंगवाया है वो ला देता हूँ। हाँ सब पता है मुझे, तू मेरी बहू को डांट रहा था या प्यार कर रहा था। खुशी मेरी बहू है, याद रखना, समझा? हाँ समझ गया, अब माफ भी कर दो। माफ किया, पर यह गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी माँ, सॉरी खुशी। भगवान का शुक्र है कि बच गया, वरना आज तो दोनों सास बहू मिलकर मेरी जान ही ले लेती। गलती हो गई जो माँ की बहू को डांट कर उसे काबू में करने की कोशिश की। अमर बेटा, और खरी खोटी सुनने को मिले इससे पहले यहाँ से निकल ले। इतना बोलकर अमर गाड़ी की चाबी लेकर 9-11 हो जाता है और वो समझ जाता है कि खुशी को डांटने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का है, ना कि उसका।